स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं डीओई प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम के लिए 22-23 सेशन क्लास 10 साइंस का। तो इसका हमने सेक्शन ए बी और सी कर लिया था, इसमें सेक्शन डी बचा हुआ था। तो आप सेक्शन ए बी सी चेक कर सकते हैं वीडियो में चैनल में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। तो अब हम सब करने जा रहे हैं इसका सेक्शन डी। तो देखिए इसका सेक्शन डी क्वेश्चन 34, इसका ए पार्ट, वाई इज द न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और लास्ट है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन ऑफ 3 मेजर न्यूट्रिएंट एंड हाउ एंड वेयर डू दिस न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन नेसेसरी क्यों है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो इसमें आपको पॉइंट्स वाइज लिख देना है। न्यूट्रिशन नेसेसरी है ग्रोथ के लिए न्यू सेल्स की, या रिपेयर करने के लिए वॉर्न आउट सेल्स को, ठीक है। उसके अलावा इट गिव्स एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। एंड लास्ट किस लिए ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़, ये हमें डिजीज़ से बचाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन लेंगे तो हमें डिजीज़ से हम बचे रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसका पार्ट था म्यूकस अगर सीक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या होगा। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से है जो म्यूकस रिलीज करते हैं, ये है कार्डिक गैस्ट्रिक और पाइलोरिक, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे अलग से क्वेश्चन, तो ये याद रखना। ये 2 ग्लैंड्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, स्टमक में रिलीज करते हैं HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ओके। अब क्वेश्चन पे आते हैं, म्यूकस अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं सीक्रेट करेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है म्यूकस का रोल क्या है, ये रोल आपको याद कर लेना है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, या स्टमक वॉल भी लिख सकते हो, फ्रॉम एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। तो किससे बचाता है ये स्टमक की लाइनिंग को, HCl और पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है। अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक वॉल जो है वो इरोज हो जाएगी, एंड जिससे आप एसिडिटी और अल्सर हो जाएगा स्टमक में। क्लियर। तो पहले तो रोल क्या करता है, एंड देन अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है। क्लियर। सी पार्ट में आपको पूछा है व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स। देखो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अगर पूछ ले अलग से क्वेश्चन तो कौन से है मेजर न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट पूछे इनसे, तो कार्बोहाइड्रेट से शुगर, प्रोटीन से अमीनो एसिड एंड फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये इसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं 3 न्यूट्रिएंट से जो हमें मिलते हैं। उसके बाद आपको इसमें पूछा था हाउ एंड वेयर डू दिस न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब इन द बॉडी, तीनों न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो ये तीनों जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर तीनों का एक ही बार में पूछ लिया तो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट अलग अलग पूछा तो कार्बोहाइड्रेट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन एब्जॉर्ब ट्राइपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स, ठीक है। एंड प्रोसेस कहाँ होता है, ये डुओडेनम और प्रोक्साइमल जैजुनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पार्ट जो होते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, क्लियर, एब्जॉर्ब होने का। नेक्स्ट देखिए तीसरा है फैट्स। तो फैट डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक, स्टार्ट होता है स्टमक में। सम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन कैन बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन स्टमक। When fat enter the small intestine, the gallbladder and pancreas secrete substances to further break down the fat. तो वैसे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इतना कर सकते हो कि ये कहाँ जॉब होता है, स्टमक में, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है, तो एक्सक्रिएशन तो सबको पता है डेफिनेशन उसकी। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिन्स जो होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिस मेटाबॉलिक यानी कि जो विषैले वेस्ट होते हैं या फिर नॉन यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव होते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है एक्सक्रिएशन के बाद इसका जो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 34 ही है।
बट ऊपर जो क्वेश्चन था 34 का वो था आपका 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स पूछे थे, और इसका जो सेकंड पार्ट है ऑप्शन वाला वो है एक्सक्रीशन। तो देखिए ये वाला तो हमने कर लिया ना, 34 ही क्वेश्चन है इसका ये वाला पार्ट। अब चॉइस वाले में क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये डिफाइन कर लिया हमने। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी किसे कहते हैं, ठीक है, ये होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने किडनी का स्ट्रक्चर नहीं पूछा, बट मैंने एक्स्ट्रा में आपको किडनी का स्ट्रक्चर भी बता दिया, ठीक है। बट ये फंक्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर पूछ रहे, तो फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन, क्लियर। तो थोड़ा सा किडनी के बारे में बता दिया ये, बट आपको लिखना नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए अभी मैंने एक्सक्रीशन को डिफाइन कर दिया। उसके बाद किडनी जो होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। वैसे तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप पढ़ लेना पूरा डायग्राम के साथ, लेबलिंग वगैरह। तो लंग्स, स्किन, ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। उसमें से किडनी भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या करती है, रिमूव करती है वेस्ट, लाइक किस फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में, फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब अगर किडनी का स्ट्रक्चर बोल देते तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। लेंथ किडनी की इतने से इतने सेंटीमीटर होती है, और वेट इतना होता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। हमारी किडनी में बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन को ही हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में सिर्फ नेफ्रॉन के बारे में पूछा है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, क्लियर। तो आपको यहीं से पॉइंट याद करने हैं, बट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ये जो 1 और 2 पॉइंट है ये किडनी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर। अगर किडनी के बारे में पूछते स्ट्रक्चर तो ये होता, ठीक है। उसमें फिर 1-2 लाइन आप नेफ्रॉन की भी ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे किसका पूछा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती क्या है, नेफ्रॉन, क्लियर। तो और किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक। तो किडनी में नंबर ऑफ सब यूनिट्स होते हैं, उसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कह सकते हैं। कितने होते हैं ये, 1 मिलियन होते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेफ्रॉन क्या करते हैं, अब फंक्शन पूछा था ना आपसे, नेफ्रॉन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सिक्रेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबल्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीट लेबल डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी बनाना था। तो इसमें आपको डायग्राम देखिए कैसे बनाना है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ये सारे आपको लेबलिंग करने हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके ये किडनीज बनानी है, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर वगैरह। एंड कई बार ये बना हुआ आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको ये सारे जो भी इसके ऑर्गन्स है तो ये लेबलिंग करने होंगे, तो ऐसे करना है ये, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी आ सकता है, या फिर डायग्राम बना होगा, लेबलिंग करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया एक्सक्रीशन एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। 35 क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द सुटेबल डायग्राम। तो आपको ये सब डिस्क्राइब करना है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो पहले डिस्क्राइब करना है, देन आपको डायग्राम भी बनाना है इसका। तो सबसे पहले हम रेनबो का डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ये रेनबो का डायग्राम है, ये आपको बनाना होगा। सबसे पहले सन से वाइट लाइट आई, ठीक है। ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो यहाँ पे सन से लाइट आई। अब आपको पता है सन की लाइट जब भी किसी प्रिज्म से टकराती है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो होती है ये प्रिज्म का काम करेगी, ठीक है। तो प्रिज्म से टकराएगी तो वाइट लाइट क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी ना। जैसे ही मीडियम में एंटर करेगी तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। एक्चुअल में लाइन जानी ऐसे चाहिए थी, बट ये थोड़ा सा टूवर्ड्स हो जाएगी। तो ये रेड कलर ऊपर और सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। तो ये विबग्योर के नाम से ये 7 कलर क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। वाइट लाइट आई, ये ड्रॉपलेट यानी प्रिज्म से टकराई, तो ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का, ठीक है। इक्वल एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंस बैक हो जाएगी।
उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा जैसे ही सरफेस पे आएगी। रिफ्रैक्शन में वही रूल लगेगा कि जब डेंसर से रेयर पे जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो ये अवे हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी आइस पे जब पड़ेगी तो हमें कितने कलर्स दिखाई देंगे रेनबो में? 7 कलर्स। तो आपको बस इसमें यही बताना है कि अगर एक्सप्लेन करते हैं आप इसको तो आप लिख लेना रेनबो क्या है, एक आर्च ऑफ 7 कलर है जो विजिबल होती है इन द स्काई विच इज़ प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये है क्या, उसके बाद आपको थोड़ा सा ही बता देना है रेनबो इज प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्शन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स। कौन बनाता है? रेन ड्रॉप्स बनाता है। ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज टाइनी ग्लास प्रिज्म। हर एक रेन ड्रॉप कैसे एक्ट करते हैं? ग्लास प्रिज्म, छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह। और फिर प्रिज्म क्या करता है? सनलाइट को स्पेक्ट्रम में क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है। अब देखिए कैसे स्प्लिट करता है। फर्स्ट वाइट लाइट रिफ्रैक्ट, ठीक है, एंड डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स, देन inside water droplet total internal reflection of spectrum occur, and then again refraction, and when light, after refraction, when light fall on our eyes, 7 colors we can see, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से white sunlight enter leave these rain drops, the various colored rays present in white light are reflected by different amount। तो आर्च ऑफ 7 कलर जिसको हम रेनबो कहते हैं वो बन जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है विद इन द रेन ड्रॉप के अंदर ही, एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ रेन ड्रॉप। पॉइंट डी से बाहर निकल गई ना, तो ये पॉइंट्स बना देना यहाँ पे, ठीक है। द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय द रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर इन सीन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। रेड कलर टॉप पे होता है और वायलेट कलर बॉटम पे होता है, ये तो याद ही होगा विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, विब बी ब्लू, तो विबग्योर के नाम से याद रखेंगे आप, विबग्योर। रेड जो होता है सबसे ऊपर होता है, रेड की वेवलेंथ जो होती है लॉन्गेस्ट होती है, इसलिए ये लीस्ट डेविएट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए ये मोस्ट डेविएट हो जाता है। तो ऐसे से ऐसे जाएंगे तो डेविएशन बढ़ेगा, ऐसे से ऐसे आएंगे तो लीस्ट डेविएशन हो जाएगा रेड में। इसलिए रेड को हम डेंजर सिग्नल में यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका डेविएशन जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रेनबो को एक्सप्लेन कर लेना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डायग्राम के अंदर हुआ क्या क्या है? सबसे पहले वाइट सनलाइट आई, उसके बाद कलर्ड में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई डिफरेंट अमाउंट ऑफ आर्च, 7 कलर जिसे हम रेनबो कहते हैं वो बनी। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉइंट सी पे होता है, उसके बाद डी पॉइंट पे फिर से रिफ्लेक्शन होता है ना। तो उसके बाद कौन सा कलर कहाँ बनता है, कौन सा कलर कहाँ बनता है, तो ये आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 3-4 लाइनों में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आपको जो डायग्राम था वो डिस्पर्शन का था। तो डिस्पर्शन पहले होता क्या है देखिए। डिस्पर्शन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो जब भी वाइट लाइट प्रिज्म से क्या करती है? पास होती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? प्रिज्म है ना। तो प्रिज्म से जब भी पास होगी तो वो वाइट लाइट क्या हो जाएगी? 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर? क्यों होगी? क्योंकि वाइट लाइट क्या है? मिक्सचर ऑफ 7 कलर होती है, ठीक है। अब ये प्रिज्म में आपको प्रिज्म बना लेना है, ठीक है। ये वाइट लाइट आई तो इसको मैं आपको बना के भी थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ। सबसे पहले आप प्रिज्म बनाना, उसके बाद वाइट लाइट को इंसिडेंट करना, ये वाइट लाइट है। अब यहाँ पे आप इस प्रिज्म के सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक है। अब ये एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था लाइट का, यहाँ से ऐसे आ रही है, बट क्योंकि रेयर से डेंसर पे घुस रही है तो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक, टूवर्ड्स नॉर्मल। उसके बाद फिर से बाहर निकल रही है, फिर से एक नॉर्मल खींचना, ये N1 है, ये N2 है। अब देखिए ये बाहर निकल रही है तो एक्चुअल बात तो ये होना चाहिए, बट ये क्योंकि अब डेंसर से रेयर पे घुस रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल तो ये है ना, तो ये यहाँ नहीं जाके अवे हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये आई एंगल होगा नॉर्मल के साथ, ये आर एंगल होगा, ये भी नॉर्मल के साथ ही होगा, रिफ्लेक्शन एंगल। और ये वाला जो बाहर का एंगल है ये इमरजेंट एंगल होगा जो नॉर्मल के साथ ही बनाना है आपको,
ठीक है। अब ये जो वाइट लाइट है, ये जो अंदर बैंड हुई है, ये कितने पार्ट कितने उसमें दिखानी है आपको, 7 उसमें। ठीक है, तो बाहर भी ये जब जाएगी तो ये 7 उसमें ही जाएगी। क्लियर? तो ऐसे करके आपको ये डायग्राम बनाना है। तो ये किसका है, डिस्पर्शन का डायग्राम है। तो समझ आ गया होगा सबको। सबसे पहले इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो। इंसिडेंट का जो पाथ होना चाहिए वो ना होके पहले आ जाएगी, तो ये आर एंगल नॉर्मल के साथ बन जाएगा। उसके बाद फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना। ठीक है, उसके बाद ये रे जानी ऐसे चाहिए थी, बट ये अब नॉर्मल से क्या होगी, अवे होगी, अपने एक्चुअल से नॉर्मल से अवे, यानी इस साइड चली जाएगी। यानी कि जो इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे होती है जो बाहर निकलती है, ये हमेशा किस तरफ होती है, बॉटम ऑफ द प्रिज्म। किस साइड होगी, बॉटम ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अगर आप इस इमरजेंट रे को बढ़ाओगे ना, तो ये इस इंसिडेंट रे को एक एंगल पे काटेगी, इस एंगल पे। ये वाली इमरजेंट रे जब बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे से हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार फिर से देखिए, ये प्रिज्म है आपका। ठीक है, ये आपने इंसिडेंट करी रे, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल आई। अब ये जाना ऐसे चाहिए था, बट ये अब रेयर से डेंसर पे घुसा, तो ये अपने पाथ से पहले मुड़ जाएगा, यानी नॉर्मल की तरफ, तो आर एंगल। फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, इस सरफेस की। अब ये जाना ऐसे चाहिए, बट ये नॉर्मल तो यहाँ है, तो ये नॉर्मल से अब क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, एक्चुअल से यहाँ चली जाएगी। ठीक, ये आई एंगल, ये आर एंगल, नॉर्मल के साथ बनाना है हर एक एंगल। ये आई, ये आर, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये जो ऊपर एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। उसके बाद समझ आ रहा है ना, तो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले इंसिडेंट रे, ये तब आपको बार बार प्रैक्टिस करा रही हूँ, आ भी जाए। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये इंसिडेंट रे है, एक्चुअल पाथ इस इंसिडेंट रे का ये होना चाहिए, बट अपने पाथ से पहले आ जाएगी, यानी ये आर नॉर्मल के साथ बनाना है। फिर से नॉर्मल कीजिए, अब की बार ये नॉर्मल इस सरफेस की, इस सरफेस की। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके बाद एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, बट अपने पाथ से अब दूर चली जाएगी, तो ये ई एंगल है। ये ई रे कहाँ, इंसिडेंट इमरजेंट रे किस तरफ जाती है, बॉटम ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे आपको ये वाइट लाइट तो एक ही लाइन में दिखानी है। अच्छा, एक और एंगल बता देती हूँ, ये आई है, ये आ रही है, ये इमरजेंट एंगल है, और ये इमरजेंट रे है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल कौन सा बताया मैंने, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए, इमरजेंट रे को जब आप बैक साइड पे यूँ मुड़ाओगे, ऐसे करके बैक साइड पे ले जाओगे, और ये इंसिडेंट रे तो थी ये जो सीधी गई थी, तो ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पे, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आपको जो डिस्पर्शन दिखाना है, ये तो सिंगल लाइन दिखानी है, बट ये जो लाइन अंदर गई है उसको 7 कलर्स में क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। और फिर ऐसे ये बाहर गई है, तो इसको भी ऐसे 7 पार्ट्स में दिखा देना। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो अगर नीट एंड क्लीन देखना है तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे अंदर मुड़ी, एक्चुअल पाथ से पहले चली जाएगी, नॉर्मल इन्होंने बनाया नहीं, आप बना सकते हो। फिर ये आएगी, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर बाहर 7 कलर ही क्या होंगे, इमरजेंट होंगे। और फिर जब आप इसमें वाइट स्क्रीन लगाओगे तो आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे। विबग्योर के नाम से इसे याद कर लेना, विबग्योर। सबसे नीचे वी, फिर आई, फिर बी, जी या वाई, ओ, रेड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो डिस्पर्शन को डिफाइन करना समझ आ गया। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें स्पेक्ट्रम भी पूछा था, नहीं स्पेक्ट्रम नहीं, इसमें बोला था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहले स्पेक्ट्रम होता क्या है, पहले तो इसे समझ लीजिए। जब जो वाइट लाइट आपको पता है 7 कलर से बनी है, तो इस बैंड को, इस बैंड ऑफ 7 कलर को जो वाइट स्क्रीन में मिला हमको, जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट पास की हमने ग्लास प्रिज्म से, तो ये बैंड है ना, इस बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, इस बैंड को, या आप बोल सकते हो वाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ दिस 7 कलर्स। अच्छा, white light is consist of 7 color. When white light pass through glass prism, it split into 7 color. The band of 7 colors formed on white screen is called spectrum. बैंड को हम 7 कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं, बट जो स्प्लिटिंग प्रोसेस हो रहा है, स्प्लिटिंग प्रोसेस हो रहा है, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। ये ध्यान रखना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। स्प्लिटिंग को हम डिस्पर्शन कहेंगे, बट जो बैंड बना, ठीक है,
उसको हमने क्या कहा, स्पेक्ट्रम कहा। स्प्लिटिंग को हमने डिस्पर्शन कहा, और बैंड जो बना 7 कलर का वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। अब आपको बोला था इस रिकॉम्बिनेशन दिखाओ, तो ये आप ये वाला डायग्राम तो आपको समझ आ गया ना डिस्पर्शन का, अभी मैंने समझाया कि वाइट लाइट आई, अब अंदर गई तो वो बैंड हो गई, बैंड 7 कलर्स में हो गई, फिर बाहर 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आपको रिकॉम्बिनेशन दिखाना है, वापस से वाइट लाइट चाहिए, तो आप एक और प्रिज्म लाएंगे यहाँ पे, उल्टा करेंगे इसे, लेकिन ठीक है उल्टा करेंगे इसे, ये सीधा था, अब इसे उल्टा कर देना, तो ये फिर से वाइट अंदर दे रखी, ये डेंस, ये रेयर मीडियम में डेंसर में घुस रही है, तो एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, जब भी रेयर से डेंसर में घुसती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल पाथ इसका ये था ना, ये तो ये अगर मैं नॉर्मल खींचूँ, ये नॉर्मल है ना, तो आप ये पहले ऐसे ऐसे करके एक जगह पे आ जाएगी, एक पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट पे आके वाइट लाइट में अगर मैं फिर से स्क्रीन लगाऊंगी तो वाइट लाइट, मुझे सिर्फ वाइट लाइट दिखेगी। तो पहले वाइट लाइट स्प्लिट हुई, और फिर स्प्लिट होगा जब मैंने एक और प्रिज्म लगाया ऐसे उल्टा करके, तो ये फिर से ये 7 कलर्स सिंगल कलर वाइट लाइट में आ गए। ठीक है, और फिर से डेंसर से रेयर पे जाएगा तो फिर ये बाहर चला जाएगा ऐसे। तो ऐसे करके आपको इसका रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, जिससे हमें फिर से वाइट लाइट मिल जाती है, तो इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने आपको कराया नहीं, बट आपको डायग्राम देख के समझ ही आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 35 था। तो तीनों डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए, और 2-2 3-3 लाइनें आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। रेनबो कैसे, रेनबो को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे बना। ठीक है, डिस्पर्शन का प्रोसेस क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जब रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए, द 7 कलर लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड गिव बैक वाइट लाइट। जब वो रिकम्बाइंड होंगे तो बैक दोबारा से क्या देंगे हमें, वाइट लाइट। इसी को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate the magnification of the image of an object placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror. फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। उसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन डायग्राम भी बनाना है आपको। तो देखिए मैग्नीफिकेशन निकालना है आपको, दिया क्या क्या है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यू दिया है। ठीक है, तो जब भी आपको कॉन्केव मिरर बोले, कॉन्केव मिरर, तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसका साइन कॉन्केव का चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, नेगेटिव साइन होता है। यू भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी लेफ्ट साइड में होती है ना, तो माइनस ही रखेंगे, यू का साइन भी हमेशा नेगेटिव रखेंगे, कॉन्केव का साइन भी नेगेटिव रखेंगे। अब आप मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f 1/v प्लस 1/u, एफ की प्लेस में -15, साइन को ध्यान रखना। ठीक है, -15 1/v एज इट इज़, यू का भी साइन लगाना है यहाँ पे -20। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना इस साइड, अगर मैं ये निकालना चाहती हूँ तो ये प्लस माइनस माइनस, इस साइड प्लस हो जाएगा, इधर आके इधर चला जाएगा ना, ये तो इसका साइन तो चेंज नहीं होगा, बट इसका हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 60 आएगा दोनों का एलसीएम। अब 15 4 जाओ तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 23 जाओ तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा -1/60। अब वी निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -60 आ जाएगा वी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में होता है -v/u। हाँ लेंस होता तो +v/u होता, बट मिरर के केस में -v/u होता है। वैसे तो HI/HO भी होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट आपको ये दोनों नहीं दिए ना, साइज ऑफ इमेज भी नहीं दिया, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया, तो आप ये फार्मूला मत लगाना, ये वाला लगा देना। वैसे तो दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसमें, तो इनको इक्वल भी रख सकते हैं आप तीनों को। ठीक है, तो मुझे ये दोनों तो पता चल गया, तो मैंने वी के प्लेस में देखिए ये माइनस तो ऑलरेडी है, बट वी का भी तो माइनस आया है, तो यहाँ वी का माइनस लगाना है, यू का माइनस भी लगाना है, 2 माइनस कर गए, 1 माइनस बचेगा। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है 3, यानी कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स बनेगी। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब समझ आ गया कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, यानी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। नेगेटिव साइन का मतलब जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आए या वी नेगेटिव आए मिरर के केस में, तो रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, इमेज। तो अगर हम इसे डायग्राम से दिखाए तो ये देखिए कॉन्केव मिरर है। अब देखिए आपने ये जो है ये सर्कल, इसमें देखिए आपको ना फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है, तो 15 तो मैं बनाऊंगी तो पेज में आएगी ही नहीं, है ना। तो आप 15 सेंटी आप ना ऑब्जेक्ट की साइज़ को ना
जो ये ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, उसको 1 सेंटीमीटर अगर लोगे स्केल से डायग्राम में, तो उस 1 सेंटीमीटर को आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो स्केल आपने क्या लिया, 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दी है तो वो कितने के बराबर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की। ऐसी 20 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट का, तो वो देखिए 15 अगर 3 है तो एक मतलब 5 है ना, तो 20 को 5 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो स्केल आपको पता चल गया, 5 के लिए 1 है तो 15 के लिए 3 होगा, 20 के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो रेडियस अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस कितनी, ये सी कितने पे लेना पड़ेगा, इसके डबल पे ना, यानी 30 पे लेना पड़ेगा। अब 30 का स्केल लूँगी तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर दो 6 आएगा। तो यानी कि 6 का आपको क्या करना है, कंपास खोलना है 6 सेंटीमीटर आर्क का, और 6 सेंटीमीटर आर्क से आप क्या लगा दोगे, आर्क लगा दोगे ऐसे करके, और ये लाइन ड्रॉ कर लेना। जो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वहाँ सी ले लेना, और 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या ले लेना, फोकल लेंथ। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ना, तो ऑब्जेक्ट को स्केल से कितने डिस्टेंस पे ले लेंगे 4 सेंटीमीटर पे। ये 3 पे है तो 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपने ऑब्जेक्ट दिखा देना 1 सेंटीमीटर हाइट का बना के, स्केल अपने स्केल में, ठीक है, हमारे स्केल में ये लेनी है मेजरमेंट। बट वो मेजरमेंट किसके बराबर होगी, इनके बराबर होगी। अब देखिए 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट लिया, पहली लाइन कैसे भेजते हैं, पैरेलल भेजते हैं। तो पैरेलल भेजना तो कहाँ से मोड़नी है, फोकस से, स्केल से करना है सारे काम, ठीक है। पैरेलल लाइन जो होती है कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, फोकस पे। सेकंड लाइन आप भेज देना फोकस से भेज देना। तो फोकस से जब इंसिडेंट करोगे तो ये पैरेलल चली जाती है, ठीक है। पहले फोकस इस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट से पहले पैरेलल भेजी तो फोकस से जाएगी, फिर फोकस से भेजी तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। अब ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई थी और ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई थी, दोनों जहाँ मीट करेगी वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, सॉरी। तो इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, है ना। इमेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही है तो इसलिए उल्टी आई है, उल्टी आई तो रियल होती है, ठीक है। जब भी नेगेटिव नीचे आए तो रियल होती है। अच्छा, तो ये देखिए जितना है इसको तो आपने 1 लिया ना, आप इसे स्केल से मेज़र करके देखना, ये 3 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स आया ना मैग्नीफिकेशन, तो वो आप चेक कर लेना। और देखिए सी से पहले बन रही है ना, अगर ऑब्जेक्ट हमने सी से पहले रखा है तो इमेज हमेशा सी के कहाँ आती है, बाद में आती है। ये तो आपने सीखा भी होगा रे डायग्राम। तो इस तरीके से आप चेक भी करना, ये 1 है तो ये 3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा 3 टाइम्स आया ना मैग्नीफिकेशन। ये तो ये ए डैश बी डैश को मेज़र करके देख लेना। तो अगर ये स्केल आप ठीक से लेंगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये हमने इसका न्यूमेरिकल भी कर लिया, मैग्नीफिकेशन निकाल लिया और इसकी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम भी बना लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, निशा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। तो कौन सा मिरर होता है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, वो कॉनकेव मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कॉनकेव, ये लिख लेना आप, कॉनकेव मिरर होता है। एंड वाई वो क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड इन लार्ज इमेज व्हेन केप्ट नियर बाय, ठीक है। जब भी वो बहुत पास आ जाएगा, बहुत पास रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो कैसी इमेज बनाता है, इन लार्ज इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ ए कार, देखिए हेडलाइट ऑफ कार में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, क्योंकि वो उसकी जो बीम ऑफ लाइट होती है पैरेलल होती है, ठीक है, तो बहुत दूर तक वो पैरेलल बीम बना सकता है। तो इसलिए हाईलाइट ऑफ कार में किसका यूज़ करते हैं हम, कॉनकेव मिरर का। बट जो रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, सामने जो मिरर लगा होता है जिससे हम देख के पीछे का पूरा वाइड व्यू लेते हैं ना, तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर से बनाते हैं। ये ध्यान रखना, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका चॉइस वाला है, ये भी लेंस से है, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दी है और दूसरे की फोकल लेंथ, अच्छा लेंस है, एक की फोकल लेंथ 40 और दूसरे की फोकल लेंथ कितनी है, -20। तो इसके फोकल लेंथ से आप इसका नेचर बता दीजिए और पावर भी बतानी है। तो पावर तो मैंने पिछली बार फॉर्मूला बताया था आपको, सेक्शन सी में पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो पहले तो आप फोकल लेंथ देखिए, पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ लेंस कैसा होगा, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। अब पावर देखिए फॉर्मूले से निकाल के लगा लेंगे। तो देखिए ये मैंने लिख दिया, पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है, नेगेटिव साइन है तो मतलब कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस। लेंस लिख देना यहाँ पे।
तो पावर का फॉर्मूला 1/f, एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, 1/, इसके लिए 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, F1 आपको 40 प्लस में दी हुई थी, अब ये मीटर में है जबकि ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आप अपॉन 100 करोगे तो ये 100 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर मीटर में दिया है तो 100 नहीं आएगा, बट अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आप 100 से मल्टी ऊपर, ये वैसे तो डिवाइड हो रहा है बट ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा 2.25। और अगर ये मीटर में रखा है आपने तो पावर किस में आती है, डायोप्टर में। ऐसे ये वाली निकाल लेना, -20 सेंटीमीटर था तो 100 से मैं वैसे तो यहाँ डिवाइड कर रही हूँ लेकिन वो रेसिप्रोकल के ऊपर आ रहा है, तो ये आएगा -5 डायोप्टर। तो ध्यान रखना ये एफ कैसे होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में दी है तो आपको 100 लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सेंटीमीटर में दी है तो आपको 100 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर ये आएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अच्छा, रे डायग्राम बनाने हैं आपको लेंस के। जब ऑब्जेक्ट आपने पहले केस में तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये लाइन बना देना आप। F1 को आप कहाँ लेना, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो F2 ये जो F1 का डबल होगा वो 4 पे आ जाएगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेना और ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ऐसे ये भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेना यहाँ से और यहाँ से ये भी 2। ठीक है, तो 4 पार्ट में आप डिवाइड कर देना इस लाइन को, ये बीच से बिल्कुल ये लेंस जाना चाहिए। अब देखिए पहला पॉइंट जो था, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस लेंथ के बीच में यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसके भी रूल आपको आने चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट में से ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट में से हमेशा ऊपर वाले पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट से लाइन रे भेजेंगे। पहली लाइट रे अगर मैं पैरेलल भेजती हूँ, अब ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। तो ये अब देखिए ये मीडियम के अंदर घुस के ये रिफ्लेक्ट होना करता है, लेंस है ना, तो ये तो अंदर, ये तो लेंस से होते हुए बाहर निकलेगी ना लाइट रे। मिरर होता तो रिफ्लेक्ट यहीं से हो जाती, पैरेलल है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती फोकस से, है ना। बट ये क्या है, ये तो लेंस है, तो ये इस मीडियम में भेजेगा इसको, तो ये यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन से, ये जो ऑप्टिकल सेंटर की लाइन होती है ये वाली, यहाँ तक जाएगा पहले सीधा पैरेलल, फिर उसके बाद यहाँ से एफ फोकस पे क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। ये पहली लाइट रे तो ऐसे भेज दी। दूसरी आप हमेशा कहाँ भेजना, ऑप्टिकल सेंटर से भेजना, हमेशा इस पॉइंट से है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट से। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब भी आप लाइट रे भेजते हैं ना, तो वो हमेशा कैसी जाती है, सीधी जाएगी, और जैसे भेजेंगे और वैसे ही वो वापस भी चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन भी उसी साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसके बीच में रखा है इसको, तो ये इधर नहीं मिलेगा कहीं भी, देखो ये इधर से ना, तो ये फैलता जा रहा है ऐसे, तो इसे बढ़ा के हमें ऐसे इस लाइन को हमें बैक साइड में बढ़ा देना, इतना बढ़ाना है कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं क्या करे, ये स्केल से आप ऐसे 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 करके देखना, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ से तो ये ऐसे गया, ये भी ऐसे गया, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा कभी भी, तो इसे बैक साइड पे मिलाना। तो इस केस में जब भी फोकस से पहले आ जाता है ना ऑब्जेक्ट, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, तो वो इस जिस साइड गया होता है उस साइड नहीं मिलता, बैक साइड पे करना पड़ता है। तो मिरर के केस में तो बैक साइड इधर नहीं होती, इधर आती है। ठीक है, इसमें ये इधर आएगी, तो ये वाली